हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। भारतीय नवपाषाणकालीन अवधारणा का विवेचन कीजिए। सवाल आपको किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। विवेचन कीजिए, वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, समझाइए। चलिए भारतीय नवपाषाणकालीन अवधारणा का थोड़ा एलाबोरेट करते हैं इसको। मध्य पाषाण काल संस्कृति के बाद में जो आता है वो नवपाषाण काल आता है। उसको उत्तर पाषाण काल संस्कृति भी बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट टाइम बताना बिल्कुल मुश्किल है कि कब आई, ये काल कब आया, किस एज में आया। इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने जो उत्खनन से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए उससे हम जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण, इसका दूसरा नाम उत्तर पाषाण काल भी है। उत्तर पाषाण काल के अवशेष जो हमें मिले हैं, कश्मीर में मिले, सिंधु प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, असम में, मध्य प्रदेश में, हैदराबाद, मैसूर आदि कई जगहों पर उपलब्ध हुए हैं। तो आइए देखते हैं नवपाषाण युगीन सभ्यता के केंद्र जो है उनको कब और कैसे खोजा गया। 1807 की बात है। ली मैशर ने उत्तर प्रदेश में टॉन्स नदी की घाटी में जो नवपाषाण कालीन सेल्ट खोजे थे। उसके बाद में 1872 में विलियम फ्रेजर ने दक्षिण भारत के बेलारी क्षेत्र, ये दक्षिण भारत का कर्नाटका के पास में क्षेत्र है ये बेलारी, वहाँ पर भी इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। और बेलारी क्षेत्र जो है दक्षिण भारत का, उसको नवपाषाणीन सभ्यता का केंद्र बिंदु घोषित किया गया है, क्योंकि सबसे पहले जो है वहाँ और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैसर के बाद में फूट महोदय ने भी नवपाषाण के कुछ अवशेष खोजे थे। उसके बाद की बात करें तो 1936 में पैटरसन महोदय ने फूट महोदय द्वारा एकत्रित की गई सामग्री का अध्ययन किया था। और उनमें कई प्रकार के औजार जो वो प्राप्त हुए थे। अब देखते हैं नवपाषाण काल में किस प्रकार के औजार जो है वो प्राप्त हुए। अब औजार प्राप्त हुए इसका मतलब क्या है? औजार क्या होते हैं? औजार ऐसे उपकरण जो हम मानव को किसी भी काम में सहायता प्रदान करते हैं। चाहे वो पाषाण काल की बात करते हैं तो पत्थर के ही होंगे सारे के सारे उपकरण। तो पाषाण काल में हमें क्या क्या औजार जो है वो इन जगहों पर मिले हैं। बेलारी वगैरह है, टॉन्स नदी घाटी में जो एक क्षेत्र है वहाँ पर है। तो नवपाषाण काल में हमें जो औजार मिले हैं उनमें से कैल्सेडोनी है, जेस्पर है, पर्ट है, ब्लड स्टोन है। ये इस प्रकार के पाषाण कालीन उपकरण जो ये सारे के सारे पाषाण के बने हुए हैं और ये मध्यम आकार के हुआ करते थे। औजार के बाद देखते हैं कि नवपाषाण कालीन संस्कृति के लोग जो है उनका निवास स्थान कैसा था, किस प्रकार के घर बनाते थे। तो देखा जाता है कि ये ज़्यादातर कंदराओं में, गुफाओं में, जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहना, पहाड़ियों में समतल स्थान पर मकान बनाना, इस प्रकार के भवनों में जो वो रहा करते थे। ये ज़्यादातर लकड़ी के, घास फूस के आदि जो वो घर बनाकर रहते थे। लकड़ी या बड़े बड़े पत्थर, उनकी दीवारें बनाकर उसके ऊपर घास फूस रख करके जो अपने घर बना लेते थे, जिसमें लकड़ी का भी यूज़ करते थे, घास फूस का यूज़ भी करते थे। उत्खनन से नवपाषाण कालीन बर्तनों के बारे में हम सर्च करते हैं या बर्तनों के बारे में पढ़ते हैं तो बर्तन जो थे ये हाथ से बनाते थे। और नवपाषाण कालीन की बात करें तो ये अभी वर्तमान में कुम्हार का चौक जो होता है बर्तन बनाने वाला, उस हिसाब से भी ये बर्तन बनाया करते थे। ये बर्तन अलंकृत भी होते थे। अलंकरण यानी कि इसके ऊपर चित्रकारी और विभिन्न टाइप के जो है चित्र वगैरह या रंग वगैरह जो वो
उकेरे जाते थे, बनाए जाते थे। नवपाषाणकालीन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ का उद्योग धंधा और व्यापार कैसा था? तो इनकी बात करें तो ये पशुपालन के साथ साथ कृषि भी किया करते थे, ठीक है। और कृषि के साथ साथ पशुपालन तथा पशुओं को पालने में ये गाय, बैल, भैंस और भेड़ और बकरी भी पाला करते थे, और पक्षी भी संभवतः वो पाला करते थे। इस काल में लोग नाव का भी यूज़ करने लग गए थे। नवपाषाण काल में भोजन यानी अपना आहार किस प्रकार से लेते थे और अग्नि का उपयोग कैसे शुरू हुआ, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि घुमक्कड़ व्यक्ति जो था, घुमक्कड़ मानव जो था, कच्चा मांस खाता था, कच्चे मांस को ही अपना आहार करता था। फिर अपन देखते हैं कि ये लोग आग में पकाकर भी भोजन करते थे। दावाग्नि से या दावानल से जो है भोजन, पशु पक्षी मरे होंगे और उन्होंने उसका मांस खाया तो स्वादिष्ट लगा। बाद में जो वो इन्होंने आग का आविष्कार किया और पकाकर भी खाने लग गया। ये लोग नवपाषाणकालीन संस्कृति के लोग मृतक संस्कार, यानी कोई इंसान मर जाता है तो उसका दाह संस्कार कैसे किया जाता था? तो यहाँ पर दाह संस्कार के जो अवशेष जो मिले हैं, ये मृत शरीरों को जमीन में दफना दिए जाते थे। कहीं कहीं देखा जाता है तो मकान अथवा मकान के समीप ही गाड़ने की प्रथा देखने को मिलती है। कहीं जगह पर ऐसा भी मिला है कि शव को आंगन के बीचों बीच, अपने घर के मेन आंगन के बीचों बीच भी गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया करते थे। और इसमें एक चीज़ देखी गई है, गड्ढे में जो मृत शरीर के पास में और भी चीज़ें जो जनरल जिंदा इंसान यूज़ करता था, वो वस्तुएं भी इनके साथ में रख दी जाती थी। साथ साथ में जलाने की प्रथा भी थी, और जला करके जो राख जो बचती थी उस राख को दफनाने का भी, और उसके बाद में कलश में रखकर या फिर किसी बर्तन में डालकर दफना दिया जाता था। ये इनका मृतक संस्कार था। इस समय में जो है वो जातीय समुदाय वर्ग जो है आपस में बंटे हुए थे, समुदाय बने हुए थे, जो कि ज़्यादातर झीलों, नदियों किनारे, मैदानों में, पर्वतों पर, रेगिस्तान, एक दूसरे से अलग रहते थे। और जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई तो इनमें अलग अलग रहने की प्रवृत्ति जागृत हो गई, और वो अपने अलग अलग रहने की वजह से उनके आपसी जो रीति रिवाज है वो भी अलग अलग दिखाई देने लगे। इनका पारिवारिक जीवन जो था, मेन तो काम इनका था खेती करना, ठीक है, साथ साथ में पशुपालन करना। तो स्त्री और पुरुष की बात देखी जाए तो स्त्री की भूमिका ज़्यादा दिख रही थी इसमें। खेती का काम करना, गेहूँ पीसने का काम करना, खाना बनाना, सूत काटना, कपड़ा बुनना आदि काम जो स्त्रियाँ ही करती थी। और पुरुषों का दायित्व था कि फसलों का खेत में रक्षा करना, अपना भोजन जुटाना, हथियार बनाना, औजार बनाना, बड़े बड़े काम करना, परिवार पालना, ये सारे काम पुरुष ही किया करते थे। धार्मिक जीवन की बात करें नवपाषाणकालीन या उत्तर पाषाणकालीन भारत में लोगों की, इस समय से जो है वो अंधविश्वास और अनुष्ठान की भावना जो है वो जागृत हो गई थी। यहाँ से शुरू हो गई थी। अनुष्ठान का मतलब धार्मिक कृत्य के लिए कोई कार्य करना अनुष्ठान कहलाता है, या किसी भी अदृश्य शक्ति में विश्वास करना, जिनको देखा नहीं गया हो उस शक्ति में विश्वास करना, इस प्रकार की भावनाएं जो है धार्मिक जीवन में शुरू हो गई थी। देवी शक्तियों में भी ये विश्वास करने लग गए थे, आश्चर्य की बात में विश्वास करने लग गए थे। कुछ भी अनहोनी घटना होती थी प्रकृति में तो उसको देवी प्रकोप के रूप में मानने लग गए थे ये लोग। जैसे मान लेते हैं कोई भूस्खलन हुआ या भूकंप आया या फिर आंधी तूफान आया, तो इस प्रकार की घटनाओं को ये जो है वो देवीय प्रकोप के रूप में ले लिया करते थे। और इस प्रकार अंधविश्वास और अनुष्ठान भी, और इनसे बचने के लिए ये बहुत सारे अनुष्ठान यानी यज्ञ वगैरह किया करने लगे। इस समय की भाषा की बात की जाए तो
ये अलग अलग रहा करते थे कबीलों में, ठीक है। और अलग अलग रहने के हिसाब से जो है अलग अलग लोगों का, अलग अलग कबीले की भाषा का विकास हुआ, वहाँ की कला का विकास जो है वो अलग हुआ, शब्द भंडार जो है वो बढ़ने लगा और जातियाँ जो है वो अलग अलग जो है भाषाएं बोली जाने लगी। अपने हिसाब से जो वो अलग अलग जगह के लोग जो है वो अलग अलग भाषाएं बोलने लग गए। कंदरा चित्रकला, रॉक पेंटिंग्स की बात की जाए तो कंदरा मतलब गुफा, गुफाओं के ऊपर चित्रकारी जो मिली है, उस चित्रकारी के आधार पर तत्कालीन मानव जीवन के बारे में जानकारी हमें मिलती है कि उस समय का जीवन जो है कैसा रहा होगा। इस प्रकार का कुछ हद तक जो है हम रॉक पेंटिंग्स यानी भित्ति चित्र, दीवार पर जो बने गए उकेरे गए चित्रों के माध्यम से तत्कालीन हम समाज, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। ये चित्र हमें मिलते हैं होशंगाबाद, रायपुर, उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर की सोन घाटी, बांदा जिला, ये जो है इन जगहों पर हमें जो है रॉक पेंटिंग्स यानी भित्ति चित्र या कंदरा चित्र के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं। ये चित्र जो बनाया करते थे इनमें से पशु पक्षी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जिसमें हाथी है, सिंह है आदि, कुत्ता, बकरी, इस प्रकार के जो वो चित्र बनाते थे, ठीक है। जिसमें युद्ध चित्रण भी होता है। युद्ध चित्रण का मतलब होता है कि ऐसा चित्र बनाए जिसमें ऐसा लग रहा हो कि लड़ाई हो रही है आपस में लोगों की, तो इस प्रकार के युद्ध चित्र भी बनाया करते थे। नवपाषाण युग की देन क्या है, यानी नवपाषाण युग से हमने क्या सीखा। कोई भी संस्कृति हो, संस्कृति का कोई भी क्षेत्र हो, तत्कालीन जो भी घटनाएं घटित होती उनसे हमने क्या सीखा, हम और उन घटनाओं ने या उस प्रकार के जीवन ने हमें क्या दिया, हमने उनसे क्या सीखा। जैसे दाह संस्कार पहला किस प्रकार होता था, अंतिम संस्कार जो होता था गाड़ दिया करते थे, जला दिया करते थे, फिर बर्तन में उनकी राख भर करके गाड़ दिया करते। तो इस प्रकार का जो हमने क्या किया, उनका अनुसरण किया। हमने भी तत्कालीन चीज़ों को देखकर उत्खनन से प्राप्त हमें जानकारियों से हम जो है उससे सीखकर जो है मानव जो है वो आगे आगे बढ़ा। और वर्तमान में भी देखा जाए तो कुछ हद तक जो है हम उनका अनुसरण करते हैं, उस प्रकार की व्यवस्थाओं का जो है हम अनुसरण कर रहे हैं, हम फॉलोअप कर रहे हैं। और उनके आविष्कार जो थे, उन आविष्कारों को हम आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने औजार बनाए तो हम औजार और उन्नत अवस्था के औजार बनाए हमने, उससे भी उन्नत अवस्था के औजार बनाए हमने, और हमने उनके पद चिन्हों पर चलकर जो है नए समाज का, नई रीतियों का निर्माण किया। इस प्रकार जो है वो नवपाषाण युग की जो हमें देन है। पशुपालन, कृषि, इस प्रकार के जो तत्कालीन कार्य थे उन कार्यों को देख करके हमने भी इस प्रकार के कार्य करना शुरू किया। ये है पाषाण काल या नवपाषाण काल की उपलब्धियाँ। धन्यवाद।